हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स की। हमने चैप्टर शुरू करा था राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसके मैंने 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन के कारक। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है, तो अब हम बहुत जल्दी जल्दी हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है उत्पादन के कारक, ये मोस्ट आईएमपी है इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है और ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन के कारक में इसको बहुत एक अच्छी सी चार्ट बनाकर आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको बहुत कम याद करना पड़ेगा, आप जल्दी से फटाफट इसको समझ सकेंगे। देखिए, उत्पादन के कारक कितने होते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता या साहस, जिसे हम कहते हैं। ये उत्पादन के कितने 4 कारक हैं। अब हम एक एक करके एक एक को समझते हैं। आप समझते ही उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उत्पादन करने में हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो 4 होती है। आपको ये एग्जाम में आता है कि उत्पादन के कितने कारक होते हैं या कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि उत्पादन के कारक को समझाइए, साथ में उनका स्वामित्व और पारिश्रमिक भी लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक का। सबसे पहले भूमि। भूमि का आप अर्थ समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो निःशुल्क प्राप्त है, जैसे खान जो खदानें होती है वो, नदियाँ, और ये सब क्या है, भूमि के अंतर्गत आते हैं, जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिए हैं। ये इसका अर्थ है। फिर इस पर स्वामित्व, यानी इसके स्वामी को हम क्या कहते हैं? तो भूमि के स्वामी को हम कहते हैं भूस्वामी। भूमि के स्वामित्व को क्या कहते हैं? भूस्वामी। और भूमि पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं लगान या किराया। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि भूमि के पारिश्रमिक किसे कहते हैं, क्या है? तो लगान या किराया। नेक्स्ट है श्रम। श्रम किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक व मानसिक प्रयास। कोई सा भी है ना, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। जो भी मनुष्य द्वारा कार्य किए जाते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? श्रम की श्रेणी में आते हैं। श्रम पर स्वामित्व किसका होता है? तो श्रम जो करता है उसे हम कहते हैं श्रमिक। उसे हम क्या कहते हैं? श्रमिक या मजदूर भी जिसे हम कहते हैं। और इस पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिश्रमिक जो होता है वो वेतन या फिर मजदूरी जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पूंजी। पूंजी। पूंजी का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित संसाधन। अब देखिए, भूमि जो कुदरत ने हमें दी है, प्रकृति ने हमें दी है, वो उसमें आता है। पूंजी में जो इंसानों ने जितने भी संसाधन बनाए, जितने भी मशीन हैं, जितने भी इंसान द्वारा जो सामान बनाए गए हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो पूंजी की श्रेणी में। पूंजी में सिर्फ पैसा नहीं आता है, सारे साधन भी आते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब पूंजी पर किसका स्वामी होता है? तो वो पूंजी के स्वामी को स्वामी ही कहा जाता है। और पूंजी पर जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। अब है नेक्स्ट हमारा उद्यमिता। उद्यमिता जिसे हम साहस भी कहते हैं। तो संसाधन को व्यवस्थित करने की क्षमता और जोखिम उठाने का कार्य जो एक हर मनुष्य के अंदर होता है। जो भी व्यवसाय करता है वो कोई भी जोखिम उठाने पर का साहस रखता है, उसे हम उद्यमिता कहते हैं। अब नेक्स्ट उस पर स्वामित्व किसका होता है? तो उसको स्वामित्व को हम कहते हैं उद्यमी, उद्यमिता। और जो इस पर पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं लाभ। तो ये आपके 4 हमने उत्पादन के कारक पढ़ लिए, जिनके पारिश्रमिक उनके सामने लिखे हुए हैं। तो आप इस टेबल से बहुत जल्दी उसको क्विक रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। ये भी आईएमपी 2025 में आया है, ये स्टॉक की परिभाषा और प्रवाह की परिभाषा। तो यहाँ पर मैं अंतर लेकर आई हूँ, बाई चांस अंतर आ सकता है, और इसी से आप इसका क्या लिखेंगे, इसी से आपको इसका अर्थ भी लिखना है। तो स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ ये एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, आपकी मम्मी ने आपको सुबह 100 रुपये देकर भेजा, बाजार मार्केट में भेजा ना, 100 बहुत कम है, चलो इस ज़माने में हम 1000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये देकर आपकी मम्मी ने आपको भेजा मार्केट में कि जाओ बेटा आप शॉपिंग करो। ठीक है, पैसे कितने दिए थे? 1000 रुपये दिए थे। अब आप पूरा टाइम क्या होगा, पैसों को खर्चा करोगे ही। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत कंजूस हो, बचा के लेकर आ जाओगे। इतना शरीफ तो आजकल कोई बचा ही नहीं है। तो 1000 रुपये आपको दिए, आप घर पूरा बाजार में मार्केट में गए, खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा आ रहा है जा रहा है, कभी खर्चा करा, फिर चेंज लिया अपने भैया से, उन्होंने आपको दिया, इस तरीके से वो चल रहा है। उस चीज़ को हम इकोनॉमिक की भाषा में क्या कहते हैं? प्रवाह। पैसों का आना जाना लगातार चल रहा है। अब
ये प्रभा था, ठीक है। आपने मुझे सुबह से लेकर शाम तक का पूरा हिसाब बताया। मम्मी ने शाम को आपको बिठाया कि बेटा रुको, शाम की बजी थी 10 रात को, है ना, रात के 10 बजे आपको बिठा लिया, एकदम पकड़ लिया कि बताओ बेटा आप 1,000 रुपये में से कितना पैसा बचा कर लेकर आए। तो वो एक टाइम था, टाइम क्या हो रहा था, 10 बज रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी मम्मी ने आपकी जेब चेक कर ली। तो उस टाइम जो आपके पास पैसा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे हम कहते हैं स्टॉक। और फिर आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा बताओ अब इतना पैसा कहाँ खर्चा कर कर आए, तो आप पूरा हिसाब बताओगे कि मम्मी मैंने इतनी बजे वो करा, मतलब पूरा एक टाइम पीरियड बताओगे ना कि पूरे एक दिन में आपने कितना करा। तो जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, मतलब पूरा दिन, देखिए सुबह यहाँ से शुरू हुई थी, शाम यहाँ पर, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आप पूरी अपनी दिनचर्या बताओगे कि आपने क्या क्या करा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह। लेकिन मैंने एक मान लो इसमें 10 बजे मैंने आपसे पूछ लिया एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो क्या कहलाता है, स्टॉक। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं भी आया हो चलो एक बार मैं अब इकोनॉमिक की भाषा में आपको समझा देती हूँ। तो इसको देखेंगे हम कि स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक एक ऐसा चर जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। इसको मेन है ये समय बिंदु, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर जिसे हम मापते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक बिल्कुल एक करेक्ट हमने टाइम तय कर लिया, अब उसमें हम जाकर देख रहे हैं समय बिंदु जिसे हम कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना 10 बज रही थी, मान लो कोई एक तारीख को मैं चेक कर रही हूँ, तो वो जो समय बिंदु पर जिस चर को हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और प्रवाह किसे कहते हैं, तो ऐसा चर जिसकी मात्रा को समय काल में मापा जाता है। इसमें मेन क्या है, समय काल। समय काल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने समझाया कि एक पूरा पीरियड, कि एक वर्ष में तो 12 महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से वो एक पूरा समय काल को हम जब चेक करते हैं उसे हम कहते हैं प्रवाह कहते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है। स्टॉक एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, और प्रवाह एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को एक समय काल में मापा जाता है। ये इनकी डेफिनेशन है। अब मैं उदाहरण बता देती हूँ, स्टॉक के उदाहरण क्या क्या है। धन, धन हम एक टाइम पर मापते हैं ना, कितना पैसा है चलो मेरी जेब में। पूंजी भी हम एक टाइम पर मापते हैं। संपत्ति भी हम एक टाइम पर, एक खड़ी हुई मान लो कोई जमीन जायदाद है आपकी, तो मैं एक टाइम पर जाकर चेक कर सकती हूँ वो सारे सामान। तो ये क्या होते हैं, स्टॉक। अब प्रवाह क्या है, देखो आय, आय के कभी भी एक एक घंटे, मतलब एक 10 बजे की आय हो सकती है, नहीं ना। आप एक 10 बजे बोलो मुझे कि देखो 10 बजे मुझे इतनी आय हुई, नहीं। आय पूरा एक पीरियड होता है कि एक साल की इनकम, 2 साल में इनकम कितनी हुई, एक महीने में आप कितना कमा लेते हो, एक महीने में आप कितना खर्चा कर रहे हो, एक दिन में आप कितना खर्चा कर रहे हो। कभी भी कोई 1 मिनट थोड़ी ना पूछेगा कि 1 मिनट में कितना खर्चा करा, ऐसा टाइम कभी भी एक पर्टिकुलर होता ही नहीं है उसमें। तो ये आय, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, पूंजी स्टॉक है लेकिन पूंजी निर्माण प्रवाह है, क्योंकि पूंजी बनाने में टाइम लगता है, समय काल लगता है पूरा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह। अब संबंध वही, स्टॉक का संबंध निश्चित समय बिंदु से होता है और प्रवाह का संबंध निश्चित समय काल से होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर। ये लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर। तो राष्ट्रीय आय मैंने आपको पहले ही समझाया था शुरुआत में ही कि एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति आय का भी मैं अर्थ आपको बता चुकी हूँ कि राष्ट्रीय आय को एक देश की जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय। कभी भी आपसे किसी चीज़ का अंतर पूछे, आप बिल्कुल भी डरे ना, सबसे पहले उसका अर्थ जो आपको याद है, मीनिंग, वही उसका सबसे पहला अंतर होता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय आय का आर्थिक विकास की गति दर्शाता है। मतलब राष्ट्रीय आय से हमें क्या पता लगता है, हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है वो हम चेक करते हैं। और प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि उससे लोगों की जनसंख्या के बारे में पता चलता है, तो उससे सिर्फ हम क्या पता लगाते हैं कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो जीवन स्तर अधिक अच्छा होगा, और प्रति व्यक्ति आय कम है तो जीवन स्तर भी कम होगा। तो ये हमारा जो है राष्ट्रीय आय का लेखांकन वाला जो चैप्टर है वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि पूरे 8 नंबर का चैप्टर था। मैंने इसके हर एक आईएमपी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। सब कुछ चाहा है मैंने कि जो आईएमपी है वो मैं आपको समझा सकूं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको समझा रही हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं, विथ इजी नोट्स आपको दिए हैं। तो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है अभी थोड़े दिन बाद, आपके उसके लिए ऑल द बेस्ट।
आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर मैंने हर एक चैप्टर को बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक करिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब बहुत पास आ गई है। बहुत जल्दी से तैयार हो जाइए कि हम बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकें। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी, एक जगह पर लिख कर, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। मैं एक खजाना आपको दूंगी इकोनॉमिक का, जो आपको इकोनॉमिक के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है।